फैसल वाडा जिसने ये सारी प्रॉपर्टी उसकी है जो मैंने आपको दिखाई है। मैं ये कह रहा हूँ कि आबिद शरीफ ने कोई हीरो बना नहीं किया। आबिद शरीफ ने वही किया जो इलेक्शन कमीशन में मैंने सबमिट किया है। 7 और प्रॉपर्टियां जो उसने डिक्लेयर नहीं की, क्योंकि वो उस किस्म का आदमी है जो उर्दू लिख नहीं सकता, अंग्रेजी पढ़ नहीं सकता, तो वो उसके एड्रेस से नहीं पढ़ सकता। ये तब्दीली आई है हमारी कि हमारी दुकान में रोजी हमारी खत्म कर दी है इन्होंने। क्या क्राइम रेट नहीं बढ़ेगा इससे? यहाँ पर एक भूख की जंग होगी, गुर्बत की जंग होगी, वो खुदा की खत्म रोटी हाथों में छीनेंगे लोग। कि अल्लाह के वास्ते हमारे बच्चों की रोजी का इंतजाम किया जाए। हमारा सब कुछ जुड़ गया, बस अब अल्लाह पर कोई ना कोई रास्ता निकालेगा हमारी। अस्सलामुअलैकुम, मैं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आमने सामने। तरक्की वो होती है, तब्दीली वो होती है जो नज़र आए, और वो तरक्की कि जिससे आदमी नीर बहाए, वो तरक्की सिर्फ इसी दौर में मुमकिन हो सकी है थैंक्स टू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिसके आने के बाद, बल्कि शायद उससे पहले ही आबिद शेर अली साहब ने थोड़ी देर कर दी। वहाँ पहुँचते पहुँचते जेम्स बॉन्ड 007 के अंदाज में वो पहुँचे तो, लेकिन उन्होंने बहुत देर कर दी उन फ्लैट्स का, उन अपार्टमेंट्स का पता चलाने में जो फैसल वावडा की मिल्कियत है। फैसल वावडा साहब की तरक्की बहरहाल दुनिया ने देखी। उसके बाद उन्होंने बताया कि भाई ये सब तो मैं पहले ही डिक्लेयर कर चुका हूँ। अलबत्ता उसके बाद वाले पता नहीं बदअक्लों को क्या ऐसा हो गया था, उनको अजीब अय्याशी सूझी है। उन्हें खाने के लिए 2 वक्त की रोटी चाहिए। बताइए गजब खुदा का। इस मुल्क में मिनिस्टर्स को रहने के लिए आलीशान अपार्टमेंट्स मिलने चाहिए या गरीब को 2 वक्त की रोटी? जो हो रहा है ठीक हो रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। प्लस एक और ऐसा नादिर शाही आज अजीम शान कारनामा सर अंजाम दिया है, और इतने तफाखुर से टेलीविजन पे बैठ करके हमारा जी जला रहे थे। फयाजुल हसन चौहान बता रहे थे कि आवाम को भूखे नंगों को मुस्कुराने का और पतंग उड़ाने का एक शानदार उन्होंने मौका फराहम किया है, और अब बसंत पर कोई पाबंदी नहीं है। इसी तरह के बेहुदा मजाकों का पोस्टमार्टम करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तर्जुमानी कर रहे हैं मोहतरम खुर्रम शहजाद साहब, मोहतरमा रूमीना खुर्शीद साहिबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आज हमारे साथ मौजूद हैं, और सादिया जावेद साहब मोहतरमा आज मेरे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तर्जुमानी के फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं। मेरे साथ खुद यहाँ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। सबसे पहले मैं मोहतरम जनाब खुर्रम शहजाद साहब का खैर मकदम करना चाहूँगा। खैर मकदम तो तमाम मेहमानों का है, लेकिन खुर्रम साहब पहली मरतबा जहमत उठाने वाले, इसलिए सर आपका डबल खैर मकदम है। ये बताइएगा सर, इस एक वक्त में कि जब आवाम के पास खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, या मैं शायद कुछ ज़्यादा एग्जैजरेशन से काम ले रहा हूँ, ये फैसल वावडा के फ्लैट्स अचानक फलने फूलने लगे हैं, एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा। ये फ्लैट्स भी अंडे बच्चे दे रहे हैं सर? देखें, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, फैसल वाडा साहब की बात तो फैसल वाडा साहब ही अच्छे तरीके से बता सकते हैं। अगर उन्होंने बड़ा क्लियर बताया है 1-2 जगहों पे कि अगर उन्होंने कोई मिस डिक्लेरेशन की है, उनके सारी चीज़ें इलेक्शन कमीशन में दस्तयाब हैं, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि हमें ऐसे ही, ये तो एक आबिद शेर साहब एक अपने आप को एक, मैं तो उसको यही कहूँगा कि छिछोरापन की मिसाल दूंगा उनको कि वो ऐसे बता रहे हैं। लेकिन बात यह है कि अगर आबिद शेर ने ये कहा है तो उसके प्रूफ दें और इलेक्शन कमीशन में पेश करें। हाँ, अगर खान साहब, इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर जो हमारे हैं, उस पर फिर अगर कोई एक्शन ना ले तो फिर हमें बताएं। अगर जब तक ये लोग ठीक है, बात आपकी दुरुस्त है, समझ में भी आ रही है मेरे, इसलिए इसको स्किप करते हैं। सर दूसरे सवाल के दूसरे नुक्ते पर आइए। मैं आपको एक बात बताता हूं, सवाल के दूसरे नुक्ते पर आइए। ये बसंत मनाने का जो ऐलान किया है, साहब ने नहीं बनाया था। मैं पहले आपकी पहली बात का जवाब दे दूं, वेरी सॉरी टू से। देखें, पनामा का केस भी इमरान खान साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने नहीं किया था, वो एक सो मोटा अल्लाह ताला की तरफ से आया था, तो उसके ऊपर देखें तमाम सब हर चीज़ खुली। तो अब अगर फैसल वाडा साहब के पास भी ऐसा कोई अगर है तो वो लेके आए। अब जी सर, मैं बिल्कुल समझ गया आपकी बात को। अब सवाल के दूसरे नुक्ते पे आ जाइए। जी, दूसरा नुक्ता बताइए जी आप। सर, ये भूखे नंगों को ये पतंग उड़ाने का जो मौका दिया है, इस बेहूदगी की क्या जरूरत थी? देखिए, मैं आपको बताऊं, अभी तो कमेटी बनी है, अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ। जब तक फाइनल डिसीजन नहीं होगा उस टाइम तक हम आपसे कमेंट करने या हम आपसे बात करने में, देखें उसमें क्या उसके हैं तरीकाकार क्या बनता है। अगर मैं तो ये समझता हूँ, अगर केमिकल डोर ना हो, और जैसे हम पुराने ज़मानों में
आपसे 20-25 साल पीछे चले जाएं और अच्छी डोर बना के हम पतंग उड़ाते थे, अगर उसी तरीके से उड़ाई जाए तो मेरे ख्याल में बसंत में कोई मजायका नहीं। हाँ ठीक है, सही बात है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बसंत में मुजायका उस वक्त था जब वो शहबाज शरीफ मनाता था। मैम ये बताइएगा रोमीना साहिबा, शहबाज शरीफ साहब को बसंत मनाने की खूब सजा मिली है, अब कहाँ बसंत और कहाँ शहबाज शरीफ, ये मुझे बताइएगा। मैं सबसे पहले कल के वाक़े पर आना चाहूँगा, प्लीज़ पार्डन मी सेइंग सो, लेकिन ये नून लीग का वतीरा है कि अगर बड़े से बड़ा सानिया हो जाए, नवाज शरीफ साहब की जबी पर शिकन तक नहीं आती। जीटी रोड के उस एहतजाज में जहां उनकी गाड़ी के यानी टक्कर से, उनकी कॉन्वॉय की एक गाड़ी की टक्कर से वो बच्चा शहीद हो गया, जो नवाज शरीफ साहब की एक झलक देखने के लिए बेताब था। मैं अपनी पूरी पानामा की ट्रांसमिशन में उस बच्चे को रोता रहा हूं। नून लीग के साद रफीक साहब ने आबिद शेर क्या नाम है वजीर आजम के दामाद का, कैप्टन सफदर साहब ने उसे शहीद जमहूरियत करार दिया, लेकिन मियां साहब या शहबाज शरीफ साहब को तौफीक ना हुई, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कि वो उस बच्चे के घर जाके वालिदैन से ताजियत भी करते। तो जब इंसानी जानों के ज़िया पर आप लोगों को कोई परवाह नहीं है, तो एक रिपोर्टर के मुंह पे अगर किसी ने जूता मार दिया तो कौन सी बड़ी बात है? सहाफ़ी तो पैदा ही जूते खाने के लिए होता है, माजरत के साथ। देखिए, सबसे पहले तो नूर मैं आपकी शुक्रिया अपने प्रोग्राम में एक बार फिर से दावत देने का। जहाँ तक बात आपने की कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता या उनके माथे पे कोई शिकन या जबीन नहीं आती, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। कोई भी वाक़या होता है तो उसका नोटिस ज़रूर लिया जाता है और उसके ऊपर एक्शन भी जो है वो प्रॉपरली लिया जाता है। और अगर आप कल की बात कर रहे हैं तो हम कतन ये नहीं कहते कि खुदा न खास्ता जो सहाफ़ी हैं वो पैदा ही जूते खाने के लिए होता है। ये बात मैं या कोई भी जो सियासी वर्कर है वो कभी भी ये बात नहीं कहेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जमहूरियत में बहुत बड़ा किरदार आप जैसे सहाफ़त से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का भी है। दूसरी बात, जहाँ तक आपने कल की कल में जो जिस तरीके के साथ जो भी कार्रवाई हुई, गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। उस वाक़े की ना सिर्फ मैं बल्कि पूरी पार्टी ने मज़म्मत की और बाकायदगी के साथ प्रॉपरली जो है दोनों मियाँ साहिबान जो हैं उन्होंने उसका सख्ती से नोटिस लेने के लिए भी कहा, और फिर वो जो गार्ड हैं उनको प्रॉपरली जो भी कहा गया कि जो भी कानूनी के चाराजोई की जाएगी हम उसमें साथ भी होंगे और प्रॉपर तरीके के साथ उसको इंश्योर भी करेंगे। तो मेरे ख्याल में ये कहना जो है ना वो थोड़ी सी ज्यादती होगी, गलती या जिस तरह से भी हुई बहुत गलत हुआ, लेकिन उसके ऊपर उसी वक्त जो है मरियम औरंगजेब जो है वो भी उस वक्त गई, सब लोग जो है वहाँ पे जाके उन्होंने उसका फौरी एक्शन भी लिया। राइट। मोहतरमा सादिया जावेद साहिबा, ये मुझे बताइए मैम। ठीक है, इसमें नूर भाई मैं थोड़ा कमेंट करना चाहता हूँ। सर मैं पहले सादिया जावेद साहिबा से ज़रा थोड़ा सा उनका वो कसम तोड़वा लूँ, उसके बाद फिर मैं आप तक आता हूँ। अच्छा मैडम, ये मुझे बताइएगा, परसों जरदारी साहब ने एक ऐलान जहाद अपने तौर पे बुलंद किया, सिस्टम को ललकारा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नाम लिए बगैर उनको ललकारा। उसके बाद उन्होंने जो है वो इस्लामाबाद में बैठे गूंगे बहरों की भी बात की। अगर गूंगे बहरे अचानक से गाना गाने लगे तो उसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो कहाँ जाएंगे? क्योंकि इसी पर एक फप्ती भी कसी थी फवाद चौधरी साहब ने। मैं उनका रेफरेंस इस्तेमाल करके अपने आप को गुनाहगार नहीं करना चाहता, मैं खुद कई मरतबा ये प्रोग्राम में खुद कह चुका हूँ कि आसिफ अली जरदारी को साबका दौर में जो बीमारी लाहक थी उसका नाम था राहिल शरीफ। जब राहिल शरीफ साहब की दिहाड़ी लग गई और वो चले गए सऊदी अरब, तो उसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब को शिफा नसीब हुई और फिर वो पाकिस्तान आ सके। आपका जवाब मैम? देखिए, जरदारी साहब ने कोई गलत बात नहीं की, उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि हर इदारे का एक कॉन्स्टिट्यूशनल काम है, उसको उसी आइन के दायरे के तहत काम करना चाहिए। जो उन्होंने चीफ जस्टिस साहब के लिए या पाकिस्तान की कोर्टों के लिए कितने केसेस पेंडिंग है, वो उनका पहला काम वो है। जब वो आए थे आज से 3 साल पहले और आज, उन्होंने बहुत अच्छे भी काम किए, कोई हमें एतराज नहीं है चीफ जस्टिस साहब ने, लेकिन जो उनका आईनी और जो उनकी जिम्मेदारी थी पहले, उसको तो वो पहले सही कर देते। मुझ पे और आप पे सवाल उठाना तो बहुत आसान है ना, हम भी सारा दिन यही करते हैं, एक दूसरे पे सवाल उठाते हैं, लेकिन जो हमारा जमहूरी हक है उसको जो है उस पर अगर उन्होंने बात की तो मेरे हिसाब से उन्होंने कोई गलत बात नहीं की। लेकिन ये बताइएगा ना मैम, मुझे वक्फे पे जाना है, जल्दी से मुख्तसर सा जवाब अगर इनायत कर दीजिए कि सरकारी मुलाजिमों को ललकारने की क्या जरूरत है? एक सरकारी मुलाजिम तो पहले भी गले आ गया था ना। देखिए, उन्होंने किसी सरकारी मुलाजिम को उन्होंने हर इदारे को कहा है कि अपने आईनी हुदूद और इख्तियार में काम करें। पार्लियामेंट सुप्रीम है, लॉ मेकिंग पार्लियामेंट का काम है और उसी को करने दिया जाए ना तो ज्यादा बेहतर है। ठीक हो गया। नाज़रीन, यहाँ जाएंगे एक मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक पे, ब्रेक से जल्दी से वापस आएंगे, फिर बहुत सारे होते हैं जिनका अहाता करना है, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। खुर्रम शहजाद साहब, सर ये वज़ीर आला पंजाब ने अपने इंसाफी होने का सबूत दिया है। उन्होंने कहा है कि हम ऑडियो लीक करने वाले का पता चलाएंगे। ये ऑडियो लीक करने वाले का पता चला करके आप कौन सा जो है वो तोप चला लेंगे? सर आपको तो असल में राजा बशारत साहब को थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि ट्यूनिंग करनी चाहिए थी कि ये आप क्या पराए फड्डे में गए थे जाकर के और वो दूल्हा बनने की कोशिश की थी। हनीफ अब्बासी की बेटी से इनका क्या लेने देना था? या ये हर एक के मामले में इसी तरह से जाकर के और वो उसकी जो है वो मुश्किल आसान कर देते हैं? अगर ऐसा ही है तो फिर मेरे साथ भी हैं कुछ मुश्किलात, बताऊं मैं फिर? देखें नूर भाई, आपकी बात तो ठीक है, लेकिन इसमें ज़्यादा अच्छे तरीके से कमेंट तो राजा बशारत साहब भी कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने वीडियो सुनी है, जो भी मैंने देखा है, मैं इसको कंडक्ट करता हूँ और मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई, अब ये तो बात राजा बशारत साहब भी कर सकते हैं, मैं तो पहले क्लियर बात आपको कर रहा हूँ। अच्छा चलिए, आपने क्लियर बात तो कर दी सर। ये जी 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 बताएं, जी बताएं आप। नहीं बताना तो सर आपने पूछ तो मैं आपसे रहा हूँ। अच्छा चलिए, मैं आपसे आपके पास दोबारा आता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे जाते जाते सिर्फ ये बता दीजिएगा सर, ये आज के अखबार में एक बदगुमानी की इंतहा, यानी एक ऐसे आदमी ने फैलाई है जो एक बहुत जिम्मेदार आदमी समझा जाता है, जो एक बाकायदा ज़बरदस्त किस्म के ओहदे पे था। मैं मोहतरम कुंवर दिलशाद साहब की बात कर रहा हूँ। लिखते हैं, इमरान खान ने नवाज शरीफ के तिलिस्म को ज़मीबोस कर दिया। और आखिरी पैराग्राफ अगर मैं आपको सुनाऊंगा तो आपका बीपी आगे पीछे हो जाएगा, लेकिन जवाब मुख्तसर दीजिएगा क्योंकि इन्होंने लिखा ज़रा लंबा है। फरमाते हैं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कमज़ोरी यह है कि वो उर्दू अखबारात से नावाकिफ़ हैं। यही कमज़ोरी जनरल परवेज़ मुशर्रफ में थी, जबकि ज़ियाउल हक़ तमाम अखबारात का मुताला करके बाखबर रहा करता था। वो एजेंसियों और दोस्तों की रिपोर्ट का मोहताज न था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के एक करीबी दोस्त ने खुद मुझे बताया कि इमरान खान पार्टी के वफादार और खैरख्वाहों की मुशावरत से बिल्कुल अलग थलग हैं। उन तक ऐसी राय पहुंचाई ही नहीं जाती जो उनके मिजाज से मुताबिकत नहीं रखती। अगर मैं इमरान खान साहब का नाम रिप्लेस कर दूं नवाज शरीफ साहब के साथ, तो मुगलिया, शहनशाह और पता नहीं क्या क्या, यही सारे डायलॉग तो आप लोग कहा करते थे। अब ये अचानक जिले सुबहानी में ये सारी बातें कहां से आ गई? देखिए नूर भाई, ये बातें अखबारों की हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब एक लीडर हैं। वो हर बंदे की बात सुनते हैं। वो उर्दू अखबार हो या इंग्लिश अखबार, उनके लिए कोई मैटर नहीं करती। वो हर उनको पूरा नॉलेज है अपने पूरा एक किस्म का। वो हर आदमी की बात को सुनते हैं, देखते हैं, MNs MPs की बात को सुनते हैं। अभी कल ही हमारी रिसेंट मीटिंग हुई है फैसलाबाद डिवीजन के लोगों की, MNs MPs की, और हमने खुल के बातें की हैं। उन्होंने अच्छे तरीके दिल खोल के सुनी है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि देखिए नवाज शरीफ हो तो वो तो खैर एक बहुत बड़े, यानी कि ना, वो तो एक मुगलिया ख़ानदान से उनका मैं समझता हूँ तल्लक है, क्योंकि वो तो MPs MNs को मिलते भी नहीं थे। अगर वो 30-35 साल से इक़्तिदार में रहे, मेरा नहीं ख्याल कि कोई MP MN उनसे मिला हो। हम तो मेरा ख्याल में जब से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब बने, मैं अपनी मिसाल आपने हुस्न ज़न बरत दिया। मतलब मेरी तो हंसी छूटते छूटते रह गई। खैर बहरहाल, मैं मुस्लिम लीग नून का वर्जन इस पे नहीं लूंगा क्योंकि ये बहुत ही बोरिंग किस्म का वो स्टेटमेंट था। मैडम, मेरा सवाल आपके लिए बिल्कुल नया और अछूता है। नवाज शरीफ का माथा चूमने वाला आज इमरान खान के बूट चाट रहा है, राना सनाउल्लाह। मजीद फरमाते हैं, इमरान खान का चपड़ासी अपनी नौकरी पक्की कर रहा है। अच्छा, जब ये चपड़ासी जो आज इमरान खान की जो है नौकरी कर रहा था, जब ये मियां साहब की नौकरी कर रहा था तो ये अच्छा क्यों था? और दूसरा, राना सनाउल्लाह साहब, उनके साथ जो मामलात हैं, मॉडल टाउन का हार उनके गले में ऑलरेडी है और बहुत सारी दीगर चीजें हैं, आपके ख्याल में एक कंट्रोवर्शियल हस्ती को, जो कि खुद भी कंट्रोवर्शियल है, इस तरह की फप्तियां कसना जेब देता है? देखें, पहली बात तो ये नूर के शुक्रिया आपके नए और छूते सवाल का। मैं तो खैर पिछले सवाल का जवाब भी पूरे भरपूर तरीके के साथ देने के लिए तैयार थी, लेकिन चलें आपकी मर्जी है। बात यह है कि बात जब होती है तो फिर दूर तक निकल जाती है, लेकिन बातें बड़ी याद रह जाती हैं। और यही मेरे ख्याल में तारीख का हुस्न भी यही है कि स्याह हो सफ़ेद हो, हमेशा जो है वो लिखा हुआ रहता है और लोगों को याद रहता है। दूसरी बात यह कि मॉडल टाउन का वाक़या हो या कोई भी वाक़या हो, हर चीज़ जो है अगर किसी ने कोई जुर्म किया है या नहीं किया, उसकी सजा जो है वो उसको वक्त मुकर्ररा पे मिल ही जाती है और मिल ही जानी है।
लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि इंसान जो है, जो सियासी कोई भी है, वो बात ना करे। और रही बात चपरासियों और इधर उधर की बातें, तो मैं ये भी याद करती चलूं कि बड़े बड़े लोग हैं जो इधर से उधर जा रहे हैं और इधर से उधर जा रहे हैं। अभी मैं नाम नहीं लेना मुनासिब समझती, अभी 2 दिन पहले एक ताज़ा भर्ती भी हुई है वहां पर पीटीआई की तरफ, और जो बड़ी बड़ी बातें और बड़ी बड़ी पता नहीं कौन कौन से आप मेरी नहीं मैं जब वैसे टीवी पे अच्छा नाम लेना चाहिए। मैं क्या उनका नाम सर, वो पिछली भर्तियों को आप नहीं क्लैरिफाई करवा पा रहे हैं, तो नई भर्ती में कहां से आएंगे आप? तो ये तो फिर नई आ गई है। तो अब इसमें बातें हैं कि आप खुद सोचें कि इंतहाई बाज़ तो ऐसी गुफ्तगू आती है हमारे जो ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से कि गुमा होता है कि ये कंटेनर पे से कब उतरेंगे और कब मुल्क का सोचेंगे। आप देखें इतनी बड़ी बड़ी टेंशन चल रही हैं, लेकिन हमें बसंत याद है। मुझे बिल्कुल हमारे जो सकाफती त्यौहार हैं, या त्यौहार तो खैर ये कभी भी हमारा नहीं था, लेकिन क्या क्या एक्शन थे जिसकी वजह से मना किया गया, और क्या वो प्रिकॉशंस पहले हमने ले लिए हैं कि हम इस तरफ भी चल पड़े। हमने हर चीज जो गलत है उसको, जिसको हमने खुद कहा है कि गलत है और उसको पीटीआई कहती रही, तो ये वही बात हो जाती है कि खुदा माफ करे, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन हमें थूक के चाटना बहुत ही अच्छा लगता है। और चाहे वो फिर क्रिकेट हो या शतरंज हो, आने वाला वक्त बताएगा कि जो हमें क्रिकेट खेलनी नहीं आती, इसमें नूर भाई मैं अपना वर्जन देना चाहता हूं। सर सबसे पहले असल में आज ड्यूरेशन है कम और इश्तिहारात की भरमार, जिससे मिलती है हमें तनख्वाह, तो मैं उसको तो रोक नहीं सकता। मैं आपसे रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, सादिया जावेद साहिबा मैम, ये बताइएगा, आपको भी पता है और मुझे भी पता है। अच्छा सर, कुछ मुझे भी पता है, मुझे भी तो अपनी जानने दीजिए। सर 2 मिनट, सर 2 मिनट। ये लोग 35 साल से, सर 2 मिनट चाहिए आपके। अच्छा मैम सादिया जावेद साहिबा, ये मुझे बताइएगा, जेआईटी की तहलका खेज रिपोर्ट, हालात जरदारी और फरियाल के लिए ठीक नहीं, ये लिखा है आज एक ऐसे इन्वर्टेड कॉमास में जय्यद एंकर ने, जिनके बारे में मैं बात मजीद नहीं करना चाहता। रिपोर्ट तकरीबन ऑथेंटिक ही कही जाती है इनकी। अच्छा ये मुझे बताइए कि आपकी क़यादत भी यानी माइनस होने जा रही है एमक्यूएम की तरह या नवाज शरीफ साहब की नून लीग की तरह? देखिए, एक जय्यद एंकर जो है ना आजकल जेल में है, जो हर रोज मेरी जो कि हर रोज मेरी क़यादत को जेल भेजते थे। ठीक है, आज अल्लाह से बड़ा बोल नहीं, अल्लाह किसी पे ये वक्त ना डाले, लेकिन वो इस वक्त जेल में है और उनकी जो तस्वीर आ रही है उस पर आप एंकर हजरात बड़े नाराज हैं कि एक सहाफी की बेइज्जती की जा रही है। नहीं आप नहीं, लेकिन बहुत सारे, मैंने आपका नहीं कहा, मैंने कहा आपके उससे। तो बात यह है कि एक तो पहली बात यह कि अभी ना जेआईटी की रिपोर्ट जमा हुई, ना उन्होंने खुद से कहा कि जी हमने रिलीज की। पहले भी ऐसी बहुत सारी खबरें पीपल्स पार्टी की क़यादत के खिलाफ चलती रहीं, और जब वक्त आया तो साबित करने के लिए कुछ नहीं था। डॉक्टर आसिम के ऊपर कितने दहशतगर्द रखने का मुकदमा बना था, 400 अरब का मुकदमा बना था, तो वो कहाँ गया? ये भी तो हो सकता है कि उस वक्त टाइम ना हो अब उनको फिट करने नहीं, तो अब बात वही है ना कि इसीलिए जो बहुत सारे मीडिया में एंकर्स रिपोर्ट कर देते हैं और बात कर देते हैं, फिर उसके बाद जब वक्त, पता नहीं वो वक्त कब आएगा। अल्लाह करे कि जो आज अभी आपने पढ़ा है उस जय्यद एंकर के बारे में, उन्होंने जो स्टेटमेंट जारी किया है, तो वो हम भी चाहते हैं कि वो जेआईटी पब्लिक हो, कौम को पता चले, और पीपल्स पार्टी का एहतसाब हमेशा होता रहा है। ऑफशोर कंपनियां 80 और 90 की दिहाई में भी आसिफ जरदारी की थी, लेकिन वो मिली नहीं, मिल गई जहांगीर तरीन की, मिल गई अलीमा खान की, तो मसला ये हो गया। तो अभी भी वो अल्लाह करे कि जो वो एंकर साहब कह रहे हैं वैसे तो। अच्छा सर ये मुझे बताइएगा, हाँ लास्ट मिनट है सर, मुझे जरा मुख्तसर से जवाब बता दिए ताकि दिल नातमा को जरा थोड़ा सा करार आए। ये इमरान खान साहब को किसने बताया कि पीपल्स पार्टी की टॉप स्लॉट में से कोई एक जो है वो अंदर जाने वाला है? फिर फयाजुल हसन चौहान को किसने बताया? फिर फवाद चौधरी को ये ख्वाब कैसे आया? नाजरीन यहाँ वक्त हुआ है एक मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो कोशिश करेंगे कि सवाल दे और इसका जवाब भी हासिल करें। इसी के साथ
वेलकम बैक नाज़रीन, इख्तितामी मरहले में दाखिल हो चुके हैं। खुर्रम शहजाद साहब, सर आप मुझे सुन सकते हैं? जी जी मैं सुन रहा हूँ। अच्छा सर, ये ब्रिटिश एयरवेज़ के हवाले से बड़ी बगलें बजाई जा रही हैं कि बड़ा पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा तारीखी कारनामा हो गया और अब जहाज़ उड़ेंगे और अब हम भूखे नंगे जो है विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट नीचे से जहाज़ों को उड़ते देखेंगे और पेट भर जाएगा हमारा। तो ये मुझे बताइएगा, एक तो बेरोज़गारी के तूफ़ान में आपने लोगों को ऑलरेडी नहला दिया है, जो लोग थे बेचारे बचे कुचे कराची वगैरह के इधर उधर, उनको आपने बेरोज़गारी के एक समंदर में डुबो दिया है, गर्क कर दिया है। तो अब आदमी डूबते डूबते जहाज का जब आखिरी नजारा करेगा तो उसको कैसा लगेगा? देखिए आप बार बार एक ही बात कर रहे हैं। नहीं सर, ये मुख्तलिफ सवाल है कसम से। 35 देखिए मैं आपको बताता हूं, मैं पहले आपको ये बता दूं कि 35 साल से ये लोग हुक्मरानी कर रहे हैं, हमें अभी 4 माह हुए हैं और जो हमारे पीछे छोड़ के गए हैं ये आपको भी पता है और हमें भी पता है। अगर ब्रिटिश एयरवेज आई है तो मैं समझता हूँ कि ये एक कॉन्फिडेंस है और ये एक उनका एतमाद है इस गवर्नमेंट के ऊपर कि वो इधर आई है, और मेरे ख्याल में इसमें काफ़ी पब्लिक जो है वो उसको सहूलत मिलेगी। और 35 साल के पास तो खाने को रोटी नहीं है हजरत, ये जहाज में कौन बैठेगा? ओ भाई ये कब से है मुझे बताइए ना, ये किसने किया है? ये 35 साल से नवाज शरीफ और जरदारी साहब ने किया जो मिलकर गवर्नमेंट चला रहे थे। तो ऐसे कहे ना सर, 30 साल से डंके की चोट पे ताकि बात तो हो फिर आगे। देखिए आप मुझे ये बताएं कि 35 साल से इन लोगों की गवर्नमेंट है, क्या 3 महीने में मुल्क गरीब हो गया? क्या 4 महीने में इतनी अपना जो है वो प्रॉब्लम्स आ गई हैं? देखिए हम बात की हकीकत पे मबनी करें। हम प्राइम मिनिस्टर साहब ने प्राइम मिनिस्टर हाउस छोड़ दिया, गवर्नर हाउस छोड़ दिया, बकाया जो जितने दोबारा कहिएगा सर, दोबारा कहिएगा ये लोगों के किसने छोड़ दिया? प्राइम मिनिस्टर हाउस किसने छोड़ दिया? गवर्नर हाउस नहीं, प्राइम मिनिस्टर हाउस में वो नहीं रह रहे ना। देखें वो वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में नहीं रह रहे। सर मुझे रखवा दें, मेरे पास रहने की जगह नहीं है, मैं बेघर हूँ। देखें नहीं ऐसी बात नहीं, देखें मेरी बात सुने कि ये अब पेशावर में आपने शेल्टर होम खोल दिया, आपने कहा बेघरों को हम घर दे रहे हैं, एक बेघर को एंकर को घर देते हुए क्या हो रहा है सर? देखें मैं आपको एक बात बताऊं कि इन लोगों को हो रही है, वो पंजाबी जबान का एक है, वो बार बार वैसे मीडिया में चल भी रहा है, जिना खादियां गाजना उन्हें टेढ़े पीड़ा। इसका गल है कि बात असल बात जो कहने वाली है कि अभी तो 35 साल से इनका जो इन्होंने बोया है वो हमें काटना पड़ रहा है। अभी हमें 3 से 4 माह हुए हैं, हमने जो भी जबरदस्त 100 डेज में काम किया है मैं अप्रिशिएट करता हूँ। मुर्गी अंडे और कट्टों के अलावा आपने कौन सा जबरदस्त काम किया मुझे वो बता दें प्लीज। देखें मुर्गी, देखिए मेरी बात सुने, आपको पता चल जाएगा विद इन 2 से 3, क्योंकि आप लोगों ने ऐसे काम कभी किए नहीं है। आपने कहा ब्रिटिश एयरवेज आप लोगों को 1-2 महीने लगे। और ये रिपोर्ट हुआ है 13 फरवरी 2018 जब आप बात कर रही थी तो मैं आपके मेरी ऑनरेबल मेंबर, मैं जब आप बात कर रही थी तो मैं आपकी बात में नहीं बोला। प्लीज ठीक हो गया सर। जज साहब जाते हैं। अच्छा 1 मिनट सर, मैं जरा मोहतरमा रोमीना साहिबा के पास चले जाऊं। मैम ये जेल से एक नाले मजलूमियत जारी किया है हनीफ अब्बासी साहब ने, मेरी तो खुद आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि जमीन सर टाइम आउट, जेल से एक नाले मजलूमियत जारी किया है मैम हनीफ अब्बासी साहब ने। वो फरमाते मैं इस वक्त एक मजलूम बाप हूँ, एक बेबस बाप हूँ। के पास है तो देखिए मेरी बात सुने सर, मैं नहीं सुनूंगा अभी तो सर, मैं पहले मैम से बात कर लूं, उसके बाद मैं आपकी तरफ आता हूं। 1 मिनट जरा हौला हाथ रखिएगा, मैं आपकी तरफ आता हूं, आप बेफिक्र रहिए, अभी थोड़ा सा टाइम है। मैम आधा सवाल तो आप सुन चुकी हैं, बकिया ये है कि हनीफ अब्बासी साहब की इस एक जानदार अदाकारी पर आप क्या फरमाना चाहेंगी? किसके ऊपर? जानदार अदाकारी पर। अदाकार हम में से कौन नहीं है नूर, आप भी मैं भी, हम सब अदाकारी तो हैं, दुनिया पे आए हुए अदाकारी करने के लिए, अपने अपने हिस्से का किरदार अदा करेंगे और चले जाएंगे। लेकिन खैर क्योंकि मैं ज़्यादा चीख नहीं सकती इसलिए मैं नॉर्मल टोन पे जो है वो बात करते हुए कहूँगी कि पहली बात तो ये है कि इसको थोड़ा सा हमें करेक्शन करने की ज़रूरत है। हमने तो पहले भी जो है वो कहा था कि
बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जो कि गुज़िश्ता हुकूमत के दौर में हुए और उसके समरात अब ये वाली हुकूमत जो है वो लेगी। लेकिन शुक्र है सोशल मीडिया का कि जिस पे कुछ चीज़ें सेफ होती हैं। तो ये जो ब्रिटिश एयरवेज वाला है वो 13 फरवरी 2018 को बात हुई और जो कि अब लागू होने जा रहा है। और वाकई महंगाई कहाँ हुई, कब चीज़ें 35 साल में सोने की कीमत का इतनी बड़ी कि आज जो है वो 1450 रुपये एकदम टाप गया। और दूसरी बात जहां तक आपने बात की है, भाई छोड़ के कुछ नहीं गए तो ये सारे तभी होने थे, ये छोड़ के कुछ नहीं गए। नहीं सर सही कह रहे हैं आप। अच्छा जी मैम बोलिए। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। जी 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 मैम। दूसरी बात यह है कि हमने तो वाकई हमने तो यूथ को हम लैपटॉप दे रहे थे कि लैपटॉप वो ले पढ़े और अपना मुस्तकबिल संवारे, जिसमें से मेरे ख्याल में ज्यादातर जो बच्चे हैं यूथ के वो तो इनके भी वोटर्स रहे हैं, उनको ही मिला। और आज वही लैपटॉप आपके खिलाफ यूज हुए मैम, आप उनको बता रहे हैं। आप यकीन कीजिए कोई बात नहीं। देखिए वो लैपटॉप उन लोगों को मिले हैं, कोई दुख नहीं मेरे भाई नूर भाई, वो लैपटॉप उन लोगों को मिले हैं जहाँ पे एमएनए एमपीएस की सिफारिशात होती थी, वहाँ पे एमएनए एमपीएस की। मैं फैसलाबाद से मेरा तल्लक है, आबद शेरदी और राना सनौला साहब वहाँ पे मौजूद थे। सिर्फ सिफारिश की वजह से वो उन यूथ जवानों को नहीं मिलते थे जो मेरिट पे होते थे। ये तो देखिए मैं आई डोंट इंटरप्ट इन एनीबॉडी टॉक। थैंक यू। बात ये है कि कहने को तो आप जिसको मर्जी कह दे, कहने को आप कह दें कि चांद जौन सा है वो तो लाल है, चांद ये है वो है, तो कहने से हो नहीं जाता। जो बात होती है वो हकायक और दलाइल के साथ। ठीक है मैम, मैं मोहतरमा सादिया जावेद साहिबा के पास जाऊंगा, एक मुख्तसर सा सवाल पूछना है, फिर मेरे ख्याल है वाइंड अप का नौबत आई जाएगी अल्लाह ने चाहा तो। मुर्तजा वहाब साहब फरमाते हैं मैम कि पीटीआई की बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की है। ये दुकान कुछ ज्यादा फैल गई है, वसत इख्तियार कर ली है, आवाम को पकौड़े नजर तो आ रहे हैं, खाने को नसीब नहीं हो रहे। आपके ख्याल में ये रमजान में भी मेहरबानी हो पाएगी या नहीं? देखिए वही बात कि जो इन्होंने खान साहब ने ख्वाब दिखाए थे इस अवाम को, वो चकनाचूर हो गए। और उन्होंने कहा था कि जी पीपल्स पार्टी और पीएमएल की गवर्नमेंट गैस की कीमत इसलिए बढ़ाती है कि इनकी शाखर्चियाँ हैं, इनकी अय्याशियाँ हैं, तो अब ये क्यों बढ़ा रहे हैं? 6 दिन सिंध में गैस नहीं रही, प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं मुझे पता नहीं, मिनिस्टर साहब कहते हैं हमें पता नहीं। डॉलर की कीमत क्यों बढ़ गई? प्राइम मिनिस्टर कहते हैं मुझे आपकी वजह से पता चल गई, टीवी वालों की वजह से पता चल गई। तो माशाअल्लाह पीटीआई की हुकूमत ने पाकिस्तान किसी गरीब आदमी की गैस बढ़ाई गई है, ना बिजली बढ़ाई गई है। ये बात बिल्कुल देखिए आपके पास। सर आप मिनिस्टर्स कॉलोनी में रहते हैं, वहाँ कौन सा मिनिस्टर गरीब है? मिनिस्टर गरीब कहाँ होता है? देखे मुझे बताएं, क्या बताएं? कौम बता बेचारी कौम तो इंतजार में थी कि आप कुछ करेंगे, कुछ बताएंगे। आपने ना कुछ किया ना कुछ बताया। अच्छा खुर्रम शहजाद साहब सर ये मुझे बताइएगा, ये खुर्रम शहजाद साहब सर बस इख्तितामी लम्हात है सर, ये मुझे बताइएगा आखिरी खुशी की खबर बसंत के बाद ये है कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया भर में गधों की तादाद के हवाले से तीसरा बड़ा मुल्क बन गया है। तो इस तब्दीली पर आप क्या फरमाएंगे? महकमा लाइव स्टॉक पंजाब के मुताबिक सूबाई दारुल-हुकूमत में गधों की तादाद रोज बरोज बढ़ना शुरू हो गई है। सर बकिया गधे मुंतजिर है, जरा बताइएगा कि क्या कहेंगे? इसका जवाब मैं दे दूं? इनका जवाब ऐसे मैं आपको बात बताऊं कि जो आप ये बात, ये तो खैर नूर भाई आप एक प्रोग्राम में ऐसी बात कर रहे हैं कि गधों की बात ये है, असल हम हकीकत की तरफ आए कि मेरी गधा से बड़ी हकीकत कौन है सर? इतना बोझ ढोता है। गैस और बिजली के रेट बढ़ाए। मैं ये समझता हूँ इनके पास फैक्ट एंड फिगर नहीं है। गरीब के लिए ना गैस बढ़ी है ना बिजली बढ़ी है। देखिए ओ भाई 2 दफा बढ़ गई, 120 दफा में सर जवाब में से गधा गायब है सर। भाई आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर नहीं है, जिनके यूनिट जो हैं वो 300 यूनिट से ज्यादा नहीं है, उनकी नहीं। मैम अनफॉर्चुनेटली मुझे वाइंड अप की कॉल दे दी गई है। आप तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का इंतहाई मशकूर हूँ। इंशाअल्लाह तो एक मरतबा फिर ज़हमत कलाम दूंगा अपने अगले किसी प्रोग्राम में। नाज़रीन ये था आज का प्रोग्राम, इसमें से कुछ निकल सके तो देख लीजिएगा। यही थी बहरहाल आज की गुफ्तगू। इसी के साथ नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आमने सामने की टीम को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।